हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज हम लोग बेटा बात करेंगे सेलों के संयोजन की, कि सेलों को किस प्रकार जोड़ा जाता है और जोड़ने से कब लाभ होगा और कब हानि होगी। चलिए बात करते हैं बेटा सेलों के संयोजन की। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं हेडिंग लगा लें, सेलों का संयोजन। हेडिंग क्या रहेगी? सेलों का संयोजन। अब सेलों के संयोजन में बेटा किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को बढ़ाने के लिए या परिवर्तित करने के लिए दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी अथवा समांतर अथवा मिश्रित क्रम में जोड़ा जाता है। क्योंकि सेल से हम क्या करते हैं? सेल से धारा ही लेते हैं। अब सेल से धारा लेंगे तो किस प्रकार हमें ज्यादा से ज्यादा धारा मिलनी चाहिए, इसी हिसाब से जोड़ना है, इसी हिसाब से जोड़ना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा की प्रबलता को बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक सेलों को मुख्यतः तीन प्रकार से संयोजित किया जाता है। संयोजित किया जाता है। अब मुख्यतः तीन प्रकार से संयोजित किया जाता है, तो वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला आपका रहता है श्रेणी क्रम, और दूसरा आपका रहता है बेटा समांतर क्रम, और तीसरा आपका रहता है मिश्रित क्रम। अब यहां पर इन तीन प्रकार से जोड़ा जाता है सेलों को। सेल का मतलब वही एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, और उसमें आंतरिक प्रतिरोध को इस तरीके से प्रदर्शित कर देते हैं, ये धन और ये ऋण प्लेट और ये आंतरिक प्रतिरोध। अब दो या दो से अधिक सेलों को जो हम मुख्यतः तीन प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो इन तीनों प्रकार में बेटा श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। कब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ने से कब लाभ होगा या कब हानि होगी, ये सारी चीजें हम यहां से जानेंगे। तो हेडिंग रहेगी हमारी बेटा फर्स्ट हेडिंग श्रेणी क्रम। तो इसको साफ करें बेटा, यस, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं और इसको बना लेते हैं फर्स्ट हेडिंग। क्या रहेगी? श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम हेडिंग हो गई, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? श्रेणी क्रम। यहां देखिए एक सेल ये हो गई, इसका हमने विद्युत वाहक बल मान लिया कैपिटल ई। इसी प्रकार से एक दूसरी सेल ली हमने, इसके विद्युत वाहक बल को मान लिया कैपिटल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। एक तीसरी सेल ली, इसके भी विद्युत वाहक बल को हमने मान लिया कैपिटल ई, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। हमने तीन सेलें ली, तीनों का विद्युत वाहक बल समान माना, आंतरिक प्रतिरोध समान माना, यानी कि एक जैसी तीन सेलें हैं। अब इनको जोड़ना है श्रेणी क्रम में। तो यहां पर देखिए ये धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है, ये धन प्लेट, ये ऋण प्लेट, ये धन प्लेट, ये ऋण प्लेट। तो हमें किस प्रकार से इनको संयोजित करना है? तो हम बोल सकते हैं बेटा कि अगर पहली सेल की ऋण प्लेट को दूसरी सेल की धन प्लेट से जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, और दूसरी सेल की ऋण प्लेट को तीसरी सेल की धन प्लेट से जोड़ दें, तो इस प्रकार के संयोजन को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होगा? यदि
किसी वैद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाए, इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहली सेल की ऋण प्लेट निगेटिव प्लेट दूसरी सेल की धन प्लेट यानी कि पॉजिटिव प्लेट से तथा दूसरी सेल की निगेटिव ऋण प्लेट तीसरी सेल की धन प्लेट यानी कि पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी हो, तो इस प्रकार के संयोजन को, इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब यह श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। अब सपोज करते हैं कि इस संयोजन को हमने समान विद्युत वाहक बल वाली सेलों से हमने जोड़ दिया, आंतरिक प्रतिरोध भी समान है। अब इस पूरे परिपथ को हम क्या करते हैं, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ देते हैं। चाहो तो यहां एक कुंजी भी लगा दीजिए, कुंजी के, ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर हो गया। अब इसमें होगा क्या, इसमें इस संयोजन में कौन सी चीज नियत रहेगी, क्या परिवर्तित होगा, तो यहां पर बेटा श्रेणी क्रम संयोजन में, इस संयोजन में, इस संयोजन में परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, क्योंकि नियत यहां अभी क्या है, हमने यहां पर नियत माना कि प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो समान है, बराबर है। अब यहां पर बराबर होने पर अगर हम परिपथ से कुछ चीजों की कैलकुलेशन करेंगे, कुछ चीजों की गणना करेंगे, तो उसमें क्या क्या होगा, तो उसके लिए इस संयोजन में परिपथ का जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा, या बीजगणितीय योग के बराबर होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। यानी कि अगर हम कुल विद्युत वाहक बल निकालें तो कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा E प्लस ई प्लस ई। अगर यहां पर बेटा हमने 3 सेलें ली हैं, हो सकता है 3 से ज्यादा हो, जब 3 से ज्यादा हो तो प्लस करके इस तरीके से जो टोटल विद्युत वाहक बल होगा, अगर आपकी इस प्रकार से सेलें लगी हुई हैं। अब यहीं पर क्या होगा कि अगर सपोज करिए कि सेलें आपकी इस तरीके से लगी हैं, जैसे ये हमने एक सेल ली, प्लस माइनस आंतरिक प्रतिरोध हो गया, दूसरी सेल को हमने इस तरीके से लगाया, ये प्लस ये माइनस, और तीसरी सेल को हमने बेटा इस तरीके से लगाया, ये इस तरीके से अगर हमने कोई परिपथ बना दिया। अब इस तरीके से अगर हमने परिपथ बना दिया तो यहां पर आप देखते हैं, यहां पर ये इसको मान लिया हमने E1, इसको मान लिया E2, इसको मान लिया E3। तब आपको क्या करना है, यह हर किसी के विद्युत वाहक बल को समान ही मान के चलते हैं, हर किसी का विद्युत वाहक बल
समान ही मान के चलते हैं। अगर समान मान के चलेंगे तो यहां पर यह देखना है कि विद्युत वाहक बल, ये सेल जिस तरीके से लगी है, विद्युत वाहक बल इधर, विद्युत वाहक बल इधर, इसका विद्युत वाहक बल इधर, क्योंकि विद्युत वाहक बल की दिशा होती है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो दो सेल एक साथ लगी हुई है, एक ही क्रम में लगी हुई है। एक सेल विपरीत दिशा में लगी हुई है, विपरीत दिशा का मतलब उल्टे क्रम में लगी है। इसकी माइनस प्लेट दूसरे की माइनस प्लेट से ही जुड़ी है, तो इस प्रकार से इसकी दिशा अलग हो गई। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि विद्युत वाहक बल किस तरीके से निकालेंगे, तो E जो टोटल होगा उसमें हम कर सकते हैं ये E और ये E, ये दोनों, ये जो है इनके विद्युत वाहक बलों को जोड़ लेंगे क्योंकि एक ही दिशा में होंगे, और एक E इसके विद्युत वाहक बल को घटा देंगे। तो इस तरीके से हमें टोटल निकाल लेना है। तो कुल विद्युत वाहक बल परिपथ का कितना होगा, परिपथ में लगी कुल सेलों यानी कि प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि परिपथ का जो कुल विद्युत वाहक बल है सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अब इसको हम साफ कर रहे हैं यहां पर। अब हमें देखना है कि धारा का मान हम किस तरीके से निकालेंगे। तो यहां से थोड़ा इसको साफ करें, साफ करें। यस, तो यहां पर श्रेणी क्रम संयोजन क्या है आपका, श्रेणी क्रम संयोजन चल रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन में हमें कुल धारा का मान निकालना है। तो हम यहां पर हमने एक सेल ली, एक दूसरी सेल ली, एक तीसरी सेल ली, इस तरीके से, और यहां पर एक बाह्य प्रतिरोध लगा लिया और कुंजी K लगा दी। ये कैपिटल R हो गया। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E मान लिया बेटा, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r मान लिया, और ये संयोजन हमने 3 सेलों के लिए दिखाया है। आप इसको n सेलों के लिए भी दिखा सकते हैं। किस प्रकार दिखाएंगे वो भी हम आपको डेरिवेशन करके बता रहे हैं। ये आपकी सेलें हो गई, ये 3 सेलें। तो यहां पर अगर हमें n सेलों के लिए इस संयोजन को दिखाना है तो हम किस प्रकार से दिखाएंगे, तो हम लिख सकते हैं माना किसी वैद्युत परिपथ में n सेलें श्रेणी क्रम में लगी हैं, n सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। अब n सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं जिनमें प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और विद्युत वाहक बल कैपिटल E है। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, तब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, अब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो कैपिटल E कितना होना चाहिए, तो कैपिटल E होना चाहिए जो टोटल विद्युत वाहक बल है वो इन सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होना चाहिए। अब परिपथ में हमारी सेलें कितनी लगी हुई हैं, तो n सेलें लगी हैं और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E ही मान के चल रहे हैं। तो यहां से आपका हो जाएगा E प्लस E प्लस E प्लस डॉट डॉट प्लस E। कहां तक चलेगा, तो n तक चलेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं En तक, n तक चलेगा। अब n तक चलेगा तो यहां से अगर हम टोटल विद्युत वाहक बल निकालें, यहां से हम ऐसे भी कह सकते हैं ये चल रहा है n पदों तक, E ऐड हो रहा है कहां तक, n पदों तक। n सेलों का विद्युत वाहक बल हमें निकालना है। तो यहां से n सेलों तक अगर आपका निकालना है तो n सेलों तक आप E को जोड़ेंगे। एक का विद्युत वाहक बल E है, 2 का 2E हो जाएगा, 3 का 3E हो जाएगा, 4 का 4E हो जाएगा, और लगातार n सेलों का विद्युत वाहक बल निकालना है तो n पदों तक निकालना है, n पदों तक निकालना है। तो n पदों तक निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ne, किसी भी संख्या का, सेम संख्या का, जैसे 1 को आपको ऐड करना है कहां तक, n पदों तक ऐड करना है, 2 को ऐड करना है कहां तक, n पदों तक ऐड करना है, तो आप लिख सकते हैं ne। ठीक है। अब यहां पर जो हमने बेटा कुल विद्युत वाहक बल निकाल लिया, अब हम निकालेंगे कुल प्रतिरोध।
अब कुल प्रतिरोध, तो यहां पर प्रतिरोध की बात करें तो हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध भी है, बाह्य प्रतिरोध भी है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा आंतरिक प्रतिरोध की। तब परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे तो शैलें बेटा किस क्रम में लगी हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में लगी हैं तो इसका मतलब प्रतिरोध भी आपके कहीं ना कहीं श्रेणी क्रम में ही है। और प्रतिरोध आपके अगर श्रेणी क्रम में है तो यहां हम लिख सकते हैं आर डैश इक्वल आर प्लस डॉट डॉट, ये भी n पदों तक चलेंगे बेटा, n पदों तक चलेंगे तो इनका योग कितना होगा? तो एन आर। योग कितना हो गया? एन आर। तो यहां से हमने बेटा आंतरिक प्रतिरोध भी निकाल लिया। अब ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया, तो इसके बाद में आप देखते हैं ये जो आपका कैपिटल आर लगा है इसी परिपथ में लगा है। अब इसी परिपथ में लगा है तो एक ही तार है आपका इस तरीके से, यानी कि ये जो कैपिटल आर है वो श्रेणी क्रम में ही रहेगा, श्रेणी क्रम में ही रहेगा। एक तार में जितने भी प्रतिरोध लगे हों, एक तार में जितने भी प्रतिरोध लगे हों वो सभी किसमें रहेंगे? श्रेणी क्रम में। या एक लाइन में जितने भी प्रतिरोध लगे हों उनको हम बोलेंगे श्रेणी क्रम में है। तो यहां पर ये टोटल परिपथ है भाई, टोटल परिपथ है, तो इसका मतलब है ये इसके साथ किसमें आएंगे? श्रेणी क्रम में ही आएंगे। जब श्रेणी क्रम में आएंगे तो ये कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया। इसके बाद में हमें निकालना है परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है। तब परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो कुल प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो कुल प्रतिरोध होना चाहिए कैपिटल आर डैश मान लेते हैं, वो कितना होना चाहिए? एन आर और प्लस कैपिटल आर, एन आर प्लस कैपिटल आर। आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध इतना ओम हो गया। सही है बेटा। अब इसके बाद में हमें निकालनी है वैद्युत परिपथ में धारा। अब वैद्युत परिपथ में धारा निकालनी है, तब परिपथ में विद्युत धारा। अब परिपथ में विद्युत धारा निकालेंगे तो विद्युत धारा I बराबर हम पढ़ चुके हैं कुल विद्युत वाहक बल। क्या? कुल विद्युत वाहक बल। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। अब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल और अपॉन में हम बोल सकते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो धारा I बराबर बेटा कुल विद्युत वाहक बल कितना है? तो कुल विद्युत वाहक बल है NE। कितना है? NE। ये हो गया। कुल प्रतिरोध कितना है? तो NR प्लस कैपिटल आर या कैपिटल आर प्लस NR। ये आपका आ गई विद्युत धारा। परिपथ में इतनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। लेकिन अगर हम बात करें बेटा कि परिपथ का जो परिपथ में सेल लगी हुई है इनका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो, दोनों कंडीशन को जान लेंगे। बाह्य प्रतिरोध अगर नगण्य है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तब क्या होगा? तो हम सीधे आंतरिक प्रतिरोध यदि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, जब स्मॉल आर बहुत छोटा हो कैपिटल आर से, मतलब हर एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत छोटा होना चाहिए। जब बहुत छोटा होगा तो यहां से हम बेटा कह सकते हैं कि I इक्वल NE अपॉन कैपिटल आर, I इक्वल NE अपॉन कैपिटल आर। ठीक है। लेकिन अगर यानी कि इस कंडीशन में आप अगर देखेंगे तो इस कंडीशन में अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, तो बेटा उसे हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए और श्रेणी क्रम में जोड़ने से हमें लाभ होगा, मतलब विद्युत धारा ज्यादा प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम यदि आंतरिक प्रतिरोध बड़ा हो, यानी कि कैपिटल आर बहुत छोटा हो स्मॉल आर से, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध बड़ा हो और कैपिटल आर छोटा हो, तो कैपिटल आर को अगर हम नगण्य मानकर छोड़ देते हैं तो यहां से क्या होगा? तो I इक्वल NE
अपॉन एन आर, यहां से एन एन कैंसिल हो जाएगा, मतलब आई इक्वल आपका बचेगा ई अपॉन आर। अगर आपका आंतरिक प्रतिरोध बड़ा है तो आंतरिक प्रतिरोध बड़ा होने पर एक सेल से जो धारा प्रवाहित होगी वही पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यह था बेटा सेलों के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन, कब धारा का मान ज्यादा होगा और कब धारा का मान अधिक होगा। अगले वीडियो में सेलों के संयोजन में आपका बचा हुआ है समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन, इससे फिर हम एक बार फिर बात करेंगे संयोजन से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।